एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया, खत्म कहानी। लेकिन कहानी इतनी आसान होती तो हम इसकी बात ही क्यों करते। दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं उसने 21वीं सदी के शुरुआत में पूरे बंगाल में खलबली मचा दी थी। बच्चे बूढ़ों के बीच हर नुक्कड़, हर गलियों में केवल इसी कहानी की चर्चा थी। ये वो कहानी है जो दशकों तक न कि केवल भारत की अदालतों में बल्कि लंदन तक भी पहुंची थी। आज भी इस कहानी को लॉ की पढ़ाई करने वालों के बीच एक शानदार केस स्टडी के तौर पे पेश किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। ढाका से करीब 35 किलोमीटर भवाल नाम का एक रियासत था। इस रियासत के 3 राजकुमार थे, लेकिन हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर मंझले राजकुमार रामेंद्र नारायण राय हैं। करीब 25 साल की इनकी उम्र थी और विभावती नाम की इनकी एक बीवी भी थी। कहा जाता है कि रामेंद्र बड़े ही रंगीन मिजाज के थे। उन्हें दारू पीने, अय्याशी करने का बड़ा शौक था। खैर, शादी के कुछ समय बाद पता चलता है कि उन्हें सिफिलिस नाम का एक गुप्त रोग हो गया है। डॉक्टरों ने उन्हें दार्जिलिंग जाकर इलाज कराने की सलाह दी। वो उन्हें कहते हैं कि आपको यहाँ से कुछ समय के लिए दूर खुली हवा में वादियों के बीच जाना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि दार्जिलिंग में एक अच्छे हकीम हैं जिनकी जड़ी बूटियों से उनका इलाज और भी बेहतर हो सकता है। रामेंद्र इसके लिए मान जाते हैं और फिर वो अपनी पत्नी विवाहवती, अपने साले सत्येंद्र नाथ और कुछ मुलाजिमों के साथ दार्जिलिंग चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अलग अलग तरह की दवाइयाँ खिलाई जाती है, उनका इलाज किया जाता है, लेकिन उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर 3 दिन बाद ही दार्जिलिंग में उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। सत्येंद्र नाथ और उनके साथ वहाँ जो भी मुलाजिम थे, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार वहीं दार्जिलिंग में कर दिया। अब ये बात आग की तरह पूरे भवाल रियासत और आसपास के गांव में फैल जाती है। बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होती और वो तरह तरह के कयास लगाने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब राजकुमार यहाँ से गए थे तब वो इतने भी ज़्यादा बीमार नहीं थे। अचानक वहाँ जाकर 3 दिनों के अंदर ही उनकी मौत कैसे हो गई, और इतनी भी क्या जल्दी थी कि उनका अंतिम संस्कार दार्जिलिंग में ही कर दिया गया। और यही नहीं, भवाल रियासत में अभी दुखों का पहाड़ थमा नहीं था। रामेंद्र के मौत के कुछ दिनों बाद ही उनके दोनों भाइयों की भी मौत हो जाती है और इन तीनों में से किसी का भी कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं था। अब उस वक्त ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत अगर किसी भी रियासत का कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी। और इसी के बहाने लॉर्ड ऑफ वार्ड्स, जो वहाँ का एक सरकारी डिपार्टमेंट है, वो भवाल रियासत को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कुछ सालों तक सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अचानक 1920 में भवाल के आसपास गांव में एक नागा साधु कई महीनों से नदी किनारे विचरण कर रहा था, और जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उसे देखकर हैरान हो गए। लोगों का कहना था कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ राजकुमार रामेंद्र है। जब ये अफवाह रामेंद्र के परिवार तक पहुंची तो रामेंद्र की बहन उस साधु से मिलने जाती है और वो उसे देखकर कहती है कि हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई रामेंद्र ही है। उस साधु के शरीर में जो निशान थे, बर्थ मार्क्स थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रामेंद्र के शरीर में थे। उसकी बहन वो पहचान जाती है और उसका हुलिया भी रामेंद्र से काफ़ी मिलता जुलता था। आप ये दोनों फोटो देख सकते हैं और इसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद रामेंद्र की फैमिली और भवाल रियासत के लोग पूरी तरह कन्विंस हो जाते हैं कि ये रामेंद्र ही है। ये खबर रामेंद्र की वाइफ विभावती तक पहुंचती है। दरअसल रामेंद्र की मौत के बाद विभावती ढाका में रहने लगी थी, लेकिन जब वो साधु से मिलती है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये उसका पति रामेंद्र हो ही नहीं सकता। उसका भाई सत्येंद्र भी उसे रामेंद्र मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये रामेंद्र हो ही नहीं सकता, मैंने खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। ये बात अब वहाँ की सरकार तक भी पहुँचती है। भवाल रियासत अब लॉर्ड ऑफ वार्ड्स के हाथों में था, इसलिए सरकार भी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। लेकिन वहाँ के लोग पूरी तरह उस साधु उफ रामेंद्र के सपोर्ट में थे। उन्होंने कई रैलियां की और फंड्स इकट्ठा किए। फिर रामेंद्र से कहा कि वो भवाल रियासत में अपना दावा पेश करे और कोर्ट में केस लड़े। काफ़ी सालों तक रामेंद्र इस बात से मना करता रहा। वो कहता रहा कि मुझे कोई मोह माया नहीं चाहिए। लेकिन फिर लोगों और अपने घर वालों के समझाने के बाद सन 1933 में उसने भवाल रियासत पे अपना दावा ठोका। फिर ढाका के सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई चालू हुई और इस सुनवाई के दौरान उस साधु यानी रामेंद्र ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मेरी बीवी और साले ने जब मैं दार्जिलिंग में था तो मुझे कई तरह की दवाई खिलाई, लेकिन असल में वो दवाइयाँ नहीं थी बल्कि जहर था, और धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर जब मैं काफ़ी बीमार हो गया तो उन्हें लगा कि मैं मर गया, और अपने करतूतों को छुपाने के लिए उन्होंने वहीं मेरा अंतिम संस्कार करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वो मेरी चिता को आग लगाने वाले थे, वैसे वहाँ बड़े बड़े ओले गिरने लगे और तेज़ तूफान चलने लगा। वे सब वहीं मेरी बॉडी को छोड़कर चले गए। फिर कुछ समय बाद कुछ नागा साधुओं की नज़र उस चिता पर पड़ी। उन्हें वहाँ कुछ हलचल दिखी और फिर वो उस बॉडी को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसका इलाज किया और फिर वो उन्हीं के साथ रहने लगा। रामेंद्र का कहना था कि उसकी सारी याददाश्त खो चुकी थी।
जब वो नागा साधुओं के साथ भटकते भटकते ढाका पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे पहचाना। उसकी बहन ने उसे उसकी पुरानी तस्वीर दिखाई और उसके बचपन की कहानियां भी सुनाई, और तब जाकर उसे याद आया कि वो कौन है। कई दिनों तक दोनों पक्षों की तरफ से कई दावे पेश किए गए। लॉर्ड ऑफ वॉर्ड्स के पक्ष से धर्मदास नागा करके एक साधु को बुलाया गया। उसने रामेंद्र को देखा और कहा कि ये तो मेरा पुराना चेला माल सिंह है और ये लाहौर का रहने वाला है। इस पर रामेंद्र के पक्ष ने कहा कि ये साधु एक फ्रॉड है और लॉर्ड ऑफ वॉर्ड्स के पक्ष ने इसे झूठ बोलने के लिए मैनिपुलेट किया है। लॉर्ड ऑफ वॉर्ड्स का एक दावा ये भी था कि रामेंद्र को तो सिफिलिस की बीमारी थी, लेकिन इस साधु पे सिफिलिस की कोई भी सिम्टम या निशानी नहीं दिखती। इस पर रामेंद्र पक्ष का कहना था कि इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं और रामेंद्र का इस दौरान इलाज भी हो चुका है, इसलिए इसकी बॉडी पर अब कोई निशान नहीं है। कई सालों तक ये कार्रवाई चलने के बाद जज पन्नालाल बासु ने 3 महीने तक जजमेंट की एक एक लाइन को लिखा। 500 पन्नों से भी ज़्यादा का ये जजमेंट था। इतना बड़ा केस बन चुका था कि इसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उन्होंने टाइपराइटर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुद अपने हाथों से एक एक लाइन लिखी। और फाइनली ये जजमेंट रामेंद्र के फेवर में आती है। जजमेंट में ये माना जाता है कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि रामेंद्र ही है। उनका कहना था कि विपक्ष दार्जिलिंग में रामेंद्र की मौत का कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया और रामेंद्र के शरीर के एक एक निशान और उसका हुलिया ये स्ट्रांगली गवाह था कि वो रामेंद्र ही है, इसलिए उन्होंने ये जजमेंट रामेंद्र के फेवर में दिया। अब जाहिर सी बात है ये जजमेंट सेशन कोर्ट का था, तो इसकी अपील हाई कोर्ट तक भी गई, वहाँ भी जजमेंट सेम ही था। उसके बाद ये केस लंदन के प्रीवी काउंसिल तक भी गया और उन्होंने भी सेम फैसला दिया। जब लंदन के प्रीवी काउंसिल से फाइनल फैसला आया तब उसी दिन केस के फाइनल फैसले की शाम को ही रामेंद्र अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए अपने कुल मंदिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उन्हें एक हार्ट अटैक आता है और उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। इस बार सच में उनकी मौत हुई थी और भवाल रियासत को फिर से अपना राजकुमार खोना पड़ता है। रामेंद्र की पत्नी विभावती का कहना था कि भगवान ने उस बहरूपिये को उसकी कर्मों की सज़ा दी है, लेकिन क्या वाकई ये मौत हार्ट अटैक से हुई थी? कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन सच्चाई क्या थी ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला। तो ये था इंडिया के सबसे रहस्यमय केस की कहानी। इसमें कौन सच्चा था, कौन झूठा था, और वो स्ट्रोक वो क्या वाकई में स्ट्रोक था या किसी की साजिश, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।